अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है लारावेल के अंदर फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन हम क्यों यूज करते हैं भाई? देखो, हम जब भी अपनी वेब एप्लीकेशन में यूजर से इनपुट लेते हैं तो हम क्या बनाते हैं? फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स के थ्रू ही हम अपने यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, जिस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, साइन अप फॉर्म बनाते हैं, लॉग इन फॉर्म बनाते हैं और बहुत सारे फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम यूजर से डेटा लेते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है, तो हम उस फॉर्म पे वैलिडेशन लाजमी लगाते हैं। ठीक है, वैलिडेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अपने यूजर से एक एज ले रहा हूँ। ठीक है, यूजर से मैं चाह रहा हूँ कि वो अपनी एज एंटर करे एक टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, लेकिन एज आपके पास क्या होता है? एक नंबर होता है। और मेरा यूजर क्या कर रहा है? मेरा यूजर कोई स्ट्रिंग पास कर रहा है, कोई कैरेक्टर्स पास कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म के लिए सही नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो डेटा है वो हमारे पास वैलिडेट होके सबमिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी डेटा फॉर्म के अंदर यूजर इनपुट कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट हो। ठीक है, कि सही डेटा मेरा यूजर डाल रहा है हमारे फॉर्म में, उसके बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी वैलिडेशंस है जो आज की इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी वैलिडेशंस आपने सुनी होंगी। ठीक है, जिस तरह रिक्वायर्ड की वैलिडेशन होती है। रिक्वायर्ड का मतलब कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स यूजर एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर इसी तरह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की एक वैलिडेशन आपने सुनी होगी। ठीक है, क्योंकि आजकल मतलब जब भी आप पासवर्ड सेट करते हो तो आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कैरेक्टर्स भी आए। ठीक है, उसके अंदर नंबर्स भी आए, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आए, सिंबल्स भी आए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी वैलिडेशन हम परफॉर्म करते हैं जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म के थ्रू यूजर से डेटा लेते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी वैलिडेशन है इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने में टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्म वैलिडेशन के नाम से आपको एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो इसके अंदर पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, और फिर जब मैंने इस फॉर्म को मतलब इस प्रोजेक्ट को रन किया था, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने अपने ब्राउजर पे लिखा लोकल होस्ट और फिर मेरे प्रोजेक्ट का नाम था फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, और देखो यूआरएल से मैंने पब्लिक को हटाया हुआ है। ठीक है, और ये हमने बहुत दफा देख लिया है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि पब्लिक हम किस तरह से रिमूव करते हैं अपने यूआरएल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूँ, मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो जैसे आप ओपन इन टर्मिनल करोगे तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है फॉर्म वैलिडेशन, वो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसका मतलब मैं जितनी भी कमांड्स अब टाइप करूंगा वो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म वैलिडेशन के अंदर मुझे एक कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, तो कंट्रोलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक कमांड टाइप करते हैं php आर्टिसन। ठीक है, और उसके बाद मेक कोलन कंट्रोलर। ठीक है, और अपने कंट्रोलर का नाम हम यहाँ पे रखेंगे होम कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा, तो जैसे आप एंटर करोगे आपके पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। और कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट होता है मैंने आपको बताया था, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐप का फोल्डर होता है, ऐप की डायरेक्टरी, और इसके अंदर http और इसके अंदर कंट्रोलर्स। और देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है होम कंट्रोलर। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये होम कंट्रोलर बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक एक्शन मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के बाद हम यहाँ पे कहते हैं फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका मैं नाम यहाँ पे क्या रख रहा हूँ? शो फॉर्म। ठीक है, मतलब जब ये एक्शन मेथड चलेगा तो ये एक व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, एक व्यू रिटर्न करेगा और वो व्यू कहाँ पे होगा? वो व्यू होगा होम की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, और उस व्यू का नाम क्या होगा? शो फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे अब मुझे अपने रिसोर्सेज के फोल्डर में आना है। ठीक है, ये ऐप का फोल्डर क्लोज करते हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर में आते हैं, चूंकि रिसोर्सेज के अंदर ही व्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो व्यूज का फोल्डर एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक वो वेलकम पेज मौजूद है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो व्यू है शो फॉर्म, ये कहाँ पे होगा? होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो व्यूज के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर पे जाते हैं। ठीक है, और अपनी डायरेक्टरी का नाम रखता हूँ मैं होम। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं एक व्यू ऐड करूंगा, तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं और इस व्यू का नाम मैं रखूंगा शो फॉर्म। ठीक है, और .blade.php। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ गया।
मैं इसके अंदर जस्ट एक h1 दे देता हूँ और मैं कह देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल माय फॉर्म, ठीक है, एक हेडिंग दे दी। अब मुझे इस व्यू को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक रूट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, रिसोर्सेज के नीचे देखो आपको राउट्स नजर आ रहे होंगे, इसको एक्सपेंड करो, web.php पे आ जाओ, ठीक है। और मैं नीचे जाता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट एक रूट बना हुआ है, यहाँ पे आके मैं एक और रूट बनाता हूँ, ठीक है, एक रास्ता बनाता हूँ, ठीक है। और उस रास्ते से हमें क्या मिलेगा, ये शो फॉर्म वाला व्यू मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट यूज कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मेरे यूआरएल पे, ब्राउजर के यूआरएल पे अगर शो फॉर्म टाइप होता है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, मैं कहता हूँ यहाँ पे होम कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और होम कंट्रोलर के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या रखा है मैंने, शो फॉर्म, ठीक है। और जब शो फॉर्म चलेगा तो ये शो फॉर्म हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये एक शो फॉर्म का व्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। और उस व्यू के अंदर मैंने अभी क्या लिखा है, यहाँ पे जस्ट ये माय फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके अगर मैं अपने ब्राउजर में यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन के बाद मैं कहता हूँ शो फॉर्म, ठीक है, जैसे ये यूआरएल दूंगा, एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास, माय फॉर्म, ठीक है। तो अब इस व्यू के अंदर मैं यहाँ पे एक HTML का फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको फॉर्म बनाने के दो तरीके बताए थे, ठीक है। एक तरीका तो वो था जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, फॉर्म का टैग, इनपुट का टैग, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह ब्लेड सिंटैक्स को यूज करके, फॉर्म बिल्डर क्लास को यूज करके, उसके मेथड्स को यूज करके आप किस तरह से फॉर्म बनाते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि ये लेक्चर मैं थोड़ा आसान रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वही फॉर्म का टैग यूज करता हूँ जिस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर्म, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं कहता हूँ जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये जाएगा कहाँ पे, ठीक है, मतलब कहाँ पे सबमिट होगा ये फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ब्लेड सिंटैक्स ओपन करता हूँ और इसके अंदर एक मैं यूआरएल का मेथड कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये किस एक्शन पे जाएगा, ये इस सबमिट के एक्शन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और मैं मेथड यहाँ पे कौन सा यूज करता हूँ, हम बाहर आ जाते हैं डबल कोट्स के, ठीक है। अब मैं मेथड का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई हम मेथड यूज करेंगे पोस्ट वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके मैंने आपको बताया था कि हम अपने फॉर्म के अंदर एक CSRF फील्ड ऐड करते हैं, जो कि CSRF अटैक्स को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है CSRF, ये हम डिटेल में पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं जब हमने फॉर्म हैंडलिंग का पार्ट 1 डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको CSRF का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब आके मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट कोलन टेक्स्ट और यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं यूजर से उसका नेम लूंगा, नाम लूंगा, तो मैं इसका नेम एट्रीब्यूट में नेम ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो शो होगा, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। और आईडी हटा देते हैं, आईडी की जरूरत अभी हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 2 BR के टैग्स बना लेता हूँ, ठीक है। और इसी के नीचे मैं एक सबमिट का बटन भी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहता हूँ इनपुट कोलन सबमिट, ठीक है, एंटर करते हैं तो एक सबमिट का बटन आ जाएगा और यहाँ पे मैं इस बटन को वैल्यू दे देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो आपको ये नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, आपको ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, देखो अगर अभी मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखो ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है हमारे सबमिट के एक्शन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्शन के अंदर क्या दिया था कि आपने सबमिट के यूआरएल पे जाना है, लेकिन अभी तक वहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है ना, जब भी मेरा यूजर ये सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो इसके अंदर जो भी डेटा है, ठीक है, वो एक अलग एक्शन मेथड के अंदर पास होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने होम कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे मैंने एक एक्शन मेथड बनाया, अब मैं यहाँ पे दूसरा एक्शन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्शन मेथड का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा वैलिडेट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसी एक्शन मेथड के अंदर मैं सारी वैलिडेशन परफॉर्म करवाऊंगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे फॉर्म का जितना भी डेटा है वो इस एक्शन मेथड के पास आएगा, इस एक्शन मेथड के पास आएगा, और टेक्स्ट बॉक्स का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखता हूँ REQ, ठीक है।
हमारे पास एक रिक्वेस्ट यहाँ पे जिसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ REQ। तो जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा कहाँ पे आके स्टोर होगा, इस REQ के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और अगर मैं देखना चाहूँ कि इस REQ के ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा डेटा है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कौन सा डेटा आया है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट R, ठीक है, जो कि एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो REQ है, ठीक है, इसके अंदर का जितना भी डेटा है ऑल, ठीक है, वो आप एरे में कन्वर्ट करके हमें प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे जब भी फॉर्म सबमिट करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक रूट लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे रूट, ठीक है, और फिर अब मैं चूंकि अपना फॉर्म पोस्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, तो मैं यहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो कौन से यूआरएल पे जाएगा, इस सबमिट के यूआरएल पे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने रूट के अंदर ये पास कर देता हूँ कि भाई जब भी आपके पास बटन पे क्लिक होगा तो पोस्ट मेथड काम करता है, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, सबमिट के यूआरएल पे जाएगा। और जब वो सबमिट के यूआरएल पे जाएगा तो कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ होम कंट्रोलर @ और यहाँ पे मैं कहता हूँ वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। ये जो मैंने दूसरा एक्शन मेथड बनाया है, ठीक है। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वैलिडेट फॉर्म के मेथड के पास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जितना भी डेटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, REQ के ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसका जितना भी डेटा है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। सही है, एरे की फॉर्म में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अगर मैं नेम में अभी अपना नाम डालू, मैं कहता हूँ आदिल, ठीक है, सबमिट करता हूँ। तो देखो जैसे ही सबमिट किया ये कहाँ पे गया, यूआरएल में देखो सबमिट पे, और यहाँ पे देखो नेम उसने क्या भेज दिया, आदिल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने CSRF लगाया था, तो वो CSRF एक टोकन जनरेट करता है, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। और क्यों जनरेट करता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि किसी दूसरी एप्लीकेशन से, कहीं दूसरी साइट से हमारी एप्लीकेशन के अंदर रिक्वेस्ट ना भेजी जा सके, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा पास किए बगैर सबमिट करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो सबमिट करता हूँ तो देखो ये आ गया उस एक्शन के ऊपर, और यहाँ पे देखो नेम के अंदर कुछ भी पास नहीं है। तो इस चीज से हमें रोकना है कि भाई वो एम्प्टी डेटा पास ना करे। तो इसके लिए मैं लारावेल के अंदर कुछ वैलिडेशन रूल्स यूज करूंगा, ठीक है। मतलब लारावेल चूंकि एक फ्रेमवर्क है, उसने हमें बहुत सारे रूल्स प्रोवाइड किए हैं जो कि हम अपने फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं वो रूल्स, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कि हमारे पास पहला रूल है रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब कि हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर उसको एम्प्टी छोड़ के सबमिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये रिक्वायर्ड, ये मैं अप्लाई कैसे करूंगा, यहाँ पे देखना, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपने होम कंट्रोलर में। मैंने क्या कहा था कि हमारा फॉर्म का जितना भी डेटा है वो कहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, रिक्वेस्ट के इस ऑब्जेक्ट में, जिसका हमने नाम रखा था REQ, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस तरह से कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये जो REQ के पास सारा डेटा आ रहा है, तो लारावेल के अंदर हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है वैलिडेट। और इसी मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, सारे वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल्स, रिक्वायर्ड हो गया, ईमेल हो गया, मिन मैक्स न्यूमेरिक, बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं वैलिडेट का ये पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स पास करता हूँ, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट पास करता हूँ और एंटर करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो वैलिडेशन में अप्लाई करूंगा, ठीक है, वो किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, वो मैं अप्लाई करूंगा अपने इस नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने क्या सेट किया था, नेम, तो मैं इसी को यूज करूंगा। किस तरह से यूज करूंगा, देखो पहले मैं यहाँ पे सिंगल कोट ओपन करता हूँ और इसके अंदर अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम पास कर देता हूँ। और नेम क्या रखा था, मैंने नेम ही रखा था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस नेम के ऊपर, ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसके ऊपर आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूँ, ठीक है, और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूँ, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ के सबमिट पे क्लिक करूँ, तो देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो वो वापस मुझे कहाँ ले आया, वापस शो फॉर्म पे ले आया, ठीक है। मतलब इसी फॉर्म पे ले आया, उसने हमारा डेटा सबमिट ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, एरर नहीं आया। तो एरर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे एरर दिखाना है अपने व्यू में, ठीक है। तो मैं अपने इस फॉर्म पे आता हूँ
और देखो ये जो मेरा फॉर्म है इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। और कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, इफ के थ्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आता है जिसको हम कहते हैं एरर्स, ठीक है। अब ये एरर्स का वेरिएबल क्या करता है भाई, देखो जब भी हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इस एक्शन मेथड के पास जाएगी और वो वैलिडेट करेगा हमारी रिक्वेस्ट को कि इसके अंदर जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली है, ठीक है, तो वो एक एरर भेजेगा कहाँ पे, वापस आपके व्यू में। और वो जितने भी एरर्स है वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, इस एरर्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अभी चूंकि एक टेक्स्ट बॉक्स है तो एक एरर आएगा, लेकिन अगर ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे तो सारे एरर्स इस वेरिएबल के अंदर एरे के सूरत में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर इस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमारे पास एक भी एरे मौजूद है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, एनी मेथड में यहाँ पे पास करता हूँ और फिर यहाँ पे आके मैं इसको एंडिफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक यूएल बनाता हूँ, ठीक है। यूएल क्यों बना रहा हूँ कि जितने भी एरर्स हैं, ठीक है, वो मैं सारे एलआई के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जितने भी एरर्स हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, इस एरर्स के एरे के अंदर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये जो एरर्स है, ठीक है, ये एक तरह का एरे है, इसके अंदर से डेटा गेट करने के लिए मैं फॉर ईच लूप का यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर ईच, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पास करता हूँ ये एरर्स वाला वेरिएबल, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर आपके पास जितने भी एरर्स हैं, ठीक है, उनको वन बाय वन आप कहाँ पे पास कर दो, $e के इस वेरिएबल के अंदर आप पास कर दो, ठीक है। क्योंकि अभी तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एरर है, लेकिन जब मैं ज्यादा फील्ड्स बनाऊंगा तो इसके अंदर एक से ज्यादा एरर मैसेजेस आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, $e के अंदर। और अब ये $e मैं li के टैग के अंदर यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। और कॉल कैसे करवाऊंगा, ब्लेड सिंटैक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे $e ये पास कर देता हूँ, ठीक है। मतलब अब अगर मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ के सबमिट करूंगा तो क्या होगा, तो ये वाला कोड आपके पास चलेगा, ये जो मैंने लिखा है ये वाला कोड चलेगा। और अगर एक भी एरर होगा तो यूएल शो हो जाएगा और यूएल के अंदर यहाँ पे ये फॉर ईच लूप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर ईच लूप मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो एलआई के बाद मुझे इसको बंद भी करना है। तो हम यहाँ पे इसको बंद करने के लिए यूज करेंगे एंड फॉर ईच, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपके पास एरर आएगा। सेम इसी तरह अगर आप एंड इफ भी नहीं लगाओगे तब भी आपके पास एरर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिजल्ट देखते हैं कि अब हमारे पास एरर शो होता है या नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो अब अगर मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ के सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, एरर नजर आ रहा है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये एरर ऑटोमेटिकली किसने जनरेट करके दिया है, ये आपको जनरेट करके दिया है इस रिक्वायर्ड के लारावेल वैलिडेशन रूल ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो एरर है, ठीक है, ये अभी आपके पास ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप एक चीज नोटिस करो, क्योंकि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया है तो बुलेट्स भी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आता हूँ अपने व्यू के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये यूएल है, इसके अंदर मैं इनलाइन स्टाइल पास करता हूँ, ठीक है, इनलाइन स्टाइल पास करता हूँ। और मैं सबसे पहले तो इसका कलर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। और फिर हमारे पास सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल, इसको मैं क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि वो जो बुलेट शो हो रही थी वो आपके पास हाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। और अब अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ के सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे आपको एरर नजर आ रहा है। और ये जो एरर है किस कलर में आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है रेड कलर में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एरर मैसेजेस शो करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी मैंने जस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है नेम के लिए, अब मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप देखो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड का रूल यूज किया है, ठीक है। अब हम दूसरा रूल यूज करते हैं और वो दूसरा रूल है आपके पास ईमेल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ईमेल के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और br के टैग्स को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ ईमेल, ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का हम नेम रखते हैं ईमेल। और मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर योर ईमेल, ठीक है, सही है। और अब इस ईमेल के ऊपर, ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा है मैंने, ईमेल। तो अब इसके ऊपर मैं
रिक्वायर्ड की वैलिडेशन भी लगाऊंगा और ईमेल की वैलिडेशन भी लगाऊंगा, ठीक है। तो देखो, तो अब यहाँ पे आते हैं अपने होम कंट्रोलर में, ठीक है, और यहाँ पे आके देखो ये नेम के लिए अप्लाई किया था, अब यहाँ पे आके एंड में मैं कॉमा लगाता हूँ और अब मैं ईमेल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने पहले की जनरेट करनी है, ठीक है, और उसके बाद अब सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके ऊपर रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, इसके साथ साथ इसके ऊपर ईमेल की वैलिडेशन भी लगनी चाहिए। तो देखो ईमेल की वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, उसका नाम भी ईमेल ही है, ठीक है। तो देखो अब मुझे रिक्वायर्ड भी अप्लाई करना है इस ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर और ईमेल की वैलिडेशन भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो जब आपको दो रूल्स अप्लाई करने होते हैं तो आप बीच में यहाँ पे पाइप का सिंबल यूज करते हो, ठीक है, और अब यहाँ पे आके आप दूसरा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर दो ईमेल, ठीक है। इसका मतलब ईमेल और रिक्वायर्ड ये दोनों मैं एट अ टाइम किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, इस ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो दो टेक्स्ट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो देखो अगर अभी मैं सबमिट करूं तो दोनों के एरर मैसेजेस आपको उसी यूएल के अंदर शो हो रहे हैं, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ईमेल गलत डालूं, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसी रैंडम कैरेक्टर्स पास कर दिए हैं और अब अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एरर मैसेज क्या शो करवा रहा है आपको, द ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके बिल्कुल सही ईमेल डाल दूं, देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे ईमेल्स आ रही है, मैं एक ये वैलिड ईमेल सेलेक्ट करता हूँ a.ansari20@yahoo.com और अब जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखो वो जो सेकंड एरर आ रहा था वो चला गया, सिर्फ कौन सा एरर आ रहा है, नेम का एरर आ रहा है, ठीक है, चाहिए। तो इस तरह से आप ये ईमेल की वैलिडेशन, ये जो ईमेल का रूल है ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास दो और रूल्स हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो मिनिमम और मैक्सिमम ये हम वाइस वर्सा इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ठीक है, और उसके ऊपर अभी तक मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड लगाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिन और मैक्स भी यूज करता हूँ, ठीक है। मिन और मैक्स क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि भाई देखो अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, मिन की बात करूँ, तो हमारा मतलब अगर आप दुनिया में कोई भी नेम उठा लो, किसी का भी नाम उठा लो, तो उसके अंदर कम से कम 3 कैरेक्टर्स लाजमी होते हैं, मतलब 3 कैरेक्टर से छोटा हमारे पास कोई भी नाम नहीं होता, ठीक है। मतलब जिस तरह चाइनीज लोगों के नाम होते हैं ना, ली, ठीक है, तो ये क्या है, कम से कम भी 3 कैरेक्टर्स का एक नाम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, मिनिमम इसका नेम सेट कर दो, ठीक है। तो देखो मैं कहता हूँ नेम के ऊपर अभी मैं सिर्फ रिक्वायर्ड लगा रहा हूँ, मैं बीच में पाइप का सिंबल यूज करता हूँ और मैं कहता हूँ मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए 3, ठीक है। मिनिमम कैरेक्टर्स 3 होंगे तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा अगर 3 से कम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम में यहाँ पे क्या देता हूँ, मैक्सिमम में क्या देता हूँ 15, ठीक है। मतलब आप जो भी नाम टाइप करोगे वो मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मतलब 3 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए और 15 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स आप दे सकते हो, इससे बड़ा नाम आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखो अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो अभी तो रिक्वायर्ड के मैसेज आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट अभी टी पास कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टी पास कर दूँ और अब अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो देखो मैसेज क्या दे रहा है, द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं 15 कैरेक्टर से ज्यादा दे दूं, ठीक है, देखो मैंने 15 कैरेक्टर से ज्यादा यहाँ पे पास कर दिया और अब अगर सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो अब क्या कह रहा है, द नेम में नॉट बी ग्रेटर देन 15 कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रेंज के अंदर पास कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल खान, ठीक है, और अब अगर सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो पहला वाला एरर चला गया, अब सिर्फ कौन सा एरर आ रहा है, ईमेल वाला आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप मिन और मैक्स को यूज कर सकते हो इन रूल्स को, ठीक है। फिर आ जाते हैं न्यूमेरिक की बात करते हैं। न्यूमेरिक मतलब जब आप न्यूमेरिक किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो न्यूमेरिक मेक श्योर करेगा कि भाई आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ नंबर्स ही जाएंगे, ठीक है, कोई स्ट्रिंग या कोई स्पेशल सिंबल्स वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ br के साथ, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा एज, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर कह देता हूँ एंटर योर एज, ठीक है, और अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब इसका नेम क्या रखा है मैंने, एज, तो अब इसके ऊपर मैं वैलिडेशन लगाता हूँ, ठीक है। वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा,
पहले यहाँ सेकंड लाइन के एंड में कॉमा दो, ठीक है, और उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ एज, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा, पहले तो रिक्वायर्ड अप्लाई करूँगा, ठीक है, कि इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैं इसके ऊपर न्यूमेरिक अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसके अंदर आपके पास एज के अंदर नंबर्स ही जाएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सेव कर दें और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, देखो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं। तो अगर अभी सबमिट करूँ तो रिक्वायर्ड वाले आपके पास मैसेजेस चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एज के टेक्स्ट बॉक्स में कोई स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ, देख रहे हो, और अब अगर सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे मैसेज क्या कह रहा है, एज मस्ट बी अ नंबर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई एज डाल दूं, मतलब नंबर डाल दूं वैलिड, और अब सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो आपके पास वो जो थर्ड एरर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सही है।